सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। शुरुआत सुर्खियों के साथ। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण में सुधार, ऑड इवन पर असमंजस बरकरार। महिलाओं और दोपहिया वाहनों को छूट के लिए दिल्ली सरकार ने एनजीटी में फिर दायर की पुनर्विचार याचिका। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन शुरू। बीजेपी और कांग्रेस ने तेज किया प्रचार। उम्मीदवारों पर सबकी निगाहें। खुदरा के बाद थोक महंगाई दर में भी बढ़ोतरी। 6 महीने के शीर्ष स्तर पर। खाने पीने की चीजें और सब्जियां महंगी। फिलीपींस दौरे से लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत आसियान बैठक में आतंकवाद से साझा लड़ाई पर दिया जोर। कहा, आसियान को क्षेत्रीय सुरक्षा में मदद रहेगी जारी। अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्कूल समेत कुछ और जगहों पर गोलीबारी। 4 लोगों की मौत, 7 घायल। जवाबी कार्रवाई में हमलावर ढेर। खतरनाक प्रदूषण का सामना कर रहे दिल्ली एनसीआर में वायु की गुणवत्ता में थोड़ा सुधार दर्ज किया गया है। दिल्ली एनसीआर प्रदूषण के आपात स्तर से बाहर आ गया है। बीते 7 नवंबर के मुकाबले मंगलवार को हवा की गुणवत्ता में आधे से ज्यादा सुधार हुआ। राजधानी में 15 क्षेत्रों में से 6 क्षेत्रों में सिवियर के मुकाबले वेरी पुअर स्तर रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार को बारिश के कारण प्रदूषण से राहत और मिलेगी। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से प्रदूषण के मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। इस बीच दिल्ली सरकार ने एनजीटी से अपने पहले की पुनर्विचार याचिका वापस लेने के लिए कुछ ही घंटों बाद फिर संशोधित याचिका दायर कर दी। नई याचिका में दिल्ली सरकार ने 1 साल या 2000 बसों को सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में जोड़े जाने तक ऑड इवन योजना से महिलाओं और दोपहिया वाहनों को छूट दिए जाने का आग्रह किया। नई याचिका में भी आग्रह किया गया कि पड़ोसी राज्यों को भी इस योजना को लागू करने के लिए कहा जाए। नई याचिका में दावा किया गया कि 68 लाख से ज्यादा दोपहिया वाहनों और महिलाओं को छूट से इनकार से उन्हें बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और इससे महिलाओं की सुरक्षा भी प्रभावित हो सकती है। दिल्ली सरकार की दलील है कि 25 लाख अतिरिक्त यात्रियों के साथ योजना को सफल तरीके से लागू करने के लिए कम से कम 2500 बसों की जरूरत होगी। याचिका में कहा गया है कि सरकार अब तक डिपो निर्माण के लिए जमीन की अनुपलब्धता के कारण पर्याप्त संख्या में बसों को खरीदने की स्थिति में नहीं थी। अब लगभग 2000 बसों के लिए डिपो का स्थान बनाया गया है और दिल्ली सरकार पहले ही क्लस्टर योजना में 1000 बसों को संलग्न करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे चुकी है। की पुनर्विचार याचिका पर एनजीटी ने कई सवाल खड़े किए, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने अपनी याचिका वापस ली थी। एनजीटी ने महिलाओं और दोपहिया वाहनों को दिल्ली सरकार की सम विषम योजना से बाहर रखने से कल इनकार कर दिया। साथ ही ये भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहनों को सड़कों से बिना देरी हटा लिया जाए। दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर अगले आदेश तक बैन भी बढ़ा दिया गया है। दिल्ली में खतरनाक स्तर पर पहुंचे वायु प्रदूषण से निजात के लिए ऑड इवन योजना पर माथापच्ची जारी है। महिलाओं, सरकारी अधिकारियों और दोपहिया वाहनों को छूट देने की मांग वाली पुनर्विचार याचिका पर एनजीटी ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई। एनजीटी ने जानना चाहा कि सरकार इन्हें छूट देने पर क्यों अड़ी है। न्यायाधिकरण ने पूछा कि महिलाओं के लिए विशेष बसें क्यों नहीं चलाई जा सकती। एनजीटी ने कई प्रश्न जरूर पूछे या कई मुद्दे उठाए कि ऑड इवन की स्कीम लाने का क्या बेसिस क्या था, आधार क्या था। एनवायरनमेंट के लिए था तो उसमें एग्जेम्पशन क्यों की। क्या दिल्ली गवर्नमेंट ये कह रही है कि 2 व्हीलर्स जो व्हीकल्स हैं वो पोल्यूशन कॉज नहीं करते। कोर्ट ने पूछा कि दोपहिया वाहनों से भी प्रदूषण होता है तो फिर उन्हें छूट क्यों दी जाए। कोर्ट ने जहरीली हवा के बीच दोबारा स्कूल खोलने पर भी नाराजगी जताई। एनजीटी ने सर्वाधिक प्रदूषित इलाकों की पहचान कर पानी का छिड़काव करने का आदेश दिया। सांस लेने में दिक्कत आ रही है, आंखों में मिर्ची सी लग रही हैं और सफोकेशन महसूस हो रहा है। ऐसा मन करता है कि दिल्ली से कहीं दूर गांव में भाग जाएं। I find it simply horrible. In fact, I have started a cough, which I didn't have when I came here initially for 2 weeks back.
For last 4, 5, 6 days, it has been simply horrible. बीते शनिवार को एनजीटी ने ऑड इवन योजना को सशर्त अनुमति दी थी। इसमें दोपहिया वाहनों, महिलाओं और सरकारी कर्मचारियों को शामिल करने का आदेश दिया था। इसके चलते सोमवार से ऑड इवन लागू नहीं हो सका। इस बीच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने दिल्ली हाफ मैराथन को स्थगित करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दी है। इस पर कोर्ट ने दिल्ली सरकार, पुलिस, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति और आयोजकों को नोटिस जारी किया है। याचिका में कहा गया है कि प्रदूषण के बीच हाफ मैराथन का आयोजन नहीं होना चाहिए। प्रदूषण के मसले को लेकर एनजीटी ने दिल्ली सरकार की खिंचाई की, जिसके चलते ही दिल्ली सरकार को अब अपनी अर्जी वापस लेनी पड़ी है। कोर्ट ने साफ तौर पर पूछा कि ऑड इवन दिल्ली सरकार की योजना आखिर है क्या। अब दिल्ली सरकार के जवाब पर निर्भर करता है कि एनजीटी के सामने वो क्या कार्य योजना पेश करती है और ऑड इवन का भविष्य क्या होगा। दिल्ली में अश्विनी के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। गुजरात में मंगलवार से चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य में पहले चरण के लिए अधिसूचना के साथ ही नामांकन दाखिल करने का काम शुरू हो गया है। इस दौर में 89 सीटों के लिए 21 नवंबर तक पर्चे दाखिल किए जाएंगे। बीजेपी और कांग्रेस प्रचार में पूरा जोर लगा रही है, लेकिन अभी तक उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। गुजरात में पहले चरण के चुनाव के लिए मंगलवार से नामांकन दाखिल करने का काम शुरू हो गया है। राज्य के 19 जिलों में पहले चरण में 89 सीटों के लिए 21 नवंबर तक उम्मीदवार पर्चे दाखिल कर सकेंगे। नाम वापस लेने की समय सीमा 24 नवंबर है। दूसरे दौर में 93 सीटों पर चुनाव के लिए 20 नवंबर से 27 नवंबर तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे और 30 नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। गुजरात में चुनाव प्रचार जोरों पर है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के सियासी दिग्गज गुजरात में प्रचार में जुटे हुए हैं। बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने भी राज्य में डोर टू डोर प्रचार शुरू कर दिया है। हम अधिक से अधिक मतदाता तक पहुंचे हैं, उनसे विनती करें 22 साल के कुशासन के बाद में इस बार आप कांग्रेस को मौका दें, सरकार कांग्रेस ही बने। हम चाहते हैं कि विचारधारा को आधार बना के ही, चाहे बीजेपी है चाहे कांग्रेस है, हम सब अपना कैंपेन करें। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी गुजरात में ताबड़तोड़ रैलियां और सभाएं कर रहे हैं और उनके निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार है। बीजेपी के दिग्गज नेता और कई केंद्रीय मंत्री मिशन गुजरात में लगे हुए हैं। बीजेपी का दावा है कि गुजरात में फिर कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ेगा। राहुल गांधी जी पिछले 1 माह से गुजरात में उनका आना जाना लगा हुआ है। अब वो मंदिर भी जाते हैं। हम ये तो नहीं कह सकते कि चुनाव में कोई लाभ होने वाला है, ऐसा दिखता नहीं है। हमने रखे गुजरात में पार्टियां जातीय समीकरण तय करने में लगी हुई हैं। इसके चलते बीजेपी और कांग्रेस में से किसी ने भी उम्मीदवारों का अब तक ऐलान नहीं किया है। पहले दौर के लिए 9 दिसंबर और दूसरे दौर में 14 दिसंबर को वोटिंग होगी। नतीजे 18 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश के विकास के लिए लोगों का स्वस्थ होना जरूरी है। उपराष्ट्रपति ने कल इंडिया स्टेट लेवल डिजीज बर्डन रिपोर्ट जारी करने के मौके पर यह बात कही। उपराष्ट्रपति ने नीति निर्माण में स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए ज्यादा संसाधन दिए जाने पर जोर दिया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने मंगलवार को इंडिया स्टेट लेवल डिजीज बर्डन रिपोर्ट जारी की। ये रिपोर्ट भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने तैयार की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए सभी लोगों को स्वस्थ रहना जरूरी है। When compared internationally, many health indicators in India continue to be poorer than some other countries at a similar level of development. This implies that while significant health improvements have been happening in India, we could do better and we should do better. उपराष्ट्रपति ने परिवार नियोजन की अहमियत बताई और इसे अपनाने वालों को प्रोत्साहन देने का सुझाव दिया। Also, family planning, we have to educate the people the need for family planning. You cannot, in a democracy, you cannot have any forced thing, but there has to be some incentives for following a family planning also. That should be part of the government policy. Of course, it requires wider debate. There has to be broad political consensus also. पहली बार जारी स्टेट लेवल डिजीज बर्डन रिपोर्ट में 1990 से 2016 के बीच हर राज्य में स्वास्थ्य से जुड़े आंकड़ों को शामिल किया गया है। रिपोर्ट के साथ तकनीकी वैज्ञानिक शोध पत्र और ओपन एक्सेस विजुअलाइजेशन टूल को भी शामिल किया गया है। इसके जरिए राज्यों में स्वास्थ्य की स्थिति और असमानताओं को व्यवस्थित तरीके से पेश किया गया है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी।
जम्मू कश्मीर में कल एक आतंकी मारा गया। मुठभेड़ के दौरान सेना का जवान शहीद हो गया और एक जख्मी हुआ है। कुलगाम जिले के नावबाग कुंद गांव में कल सुबह सर्च अभियान शुरू हुआ था। यहां आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। सर्च अभियान के दौरान आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। इसके बाद शुरू हुई मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया। वहीं पुलवामा जिले के त्राल इलाके में भी आतंकियों से मुठभेड़ हुई। यहां आतंकवादियों ने सर्च पार्टी पर गोलीबारी की। यहां आतंकी अड्डे को खत्म किया गया है। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से आपसी सहयोग बढ़ाने की अपील की है। मनीला में भारत आसियान सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कहा कि अलग अलग लड़ाई से आतंकवाद और एकाधिकारवादी मानसिकता को परास्त नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री ने व्यापार और क्षेत्रीय सुरक्षा के मसले पर भी आसियान देशों को साथ आने की सलाह दी। प्रधानमंत्री ने पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन को भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 15वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आतंकवादी विभाजित दुनिया का फायदा न उठाएं, इसलिए आतंकवाद के खिलाफ साझा लड़ाई जरूरी है। उन्होंने आसियान देशों को भरोसा दिया कि वो इस क्षेत्र की सुरक्षा में मदद करते रहेंगे। हमने अपने अपने देशों में आतंकवाद तथा उग्रवाद से कड़ा संघर्ष किया है। अब समय आ गया है जब हम इस महत्वपूर्ण विषय पर आपसी सहयोग बढ़ाकर इस चुनौती का मिलजुल करके सामना भी करें और समाधान निकालें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और आसियान के बीच ऐतिहासिक संबंधों को याद किया। उन्होंने कहा कि व्यापार के साथ ही भारत इस इलाके के साथ सांस्कृतिक, राजनीतिक और रणनीतिक संबंधों को भी अहमियत देता है। भारत अगले साल आसियान के साथ संबंधों की दिल्ली में सिल्वर जुबली समारोह मनाएगा और आसियान देशों के प्रमुख गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होंगे। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी आसियान को ध्यान में रखकर ही बनाई गई है और इंडो पैसिफिक रीजन के क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य में इस संगठन का महत्व बहुत ही स्पष्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन को भी संबोधित किया। इसमें आतंकवाद, आतंकवादियों को वित्तीय सहायता और रासायनिक हथियारों के खिलाफ प्रस्ताव पारित किए गए। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मनीला में ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड समेत कई देशों के नेताओं से मिले। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों, रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत हुई। ये सभी बैठकें आसियान पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन से अलग हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलीपींस के 3 दिन के दौरे के बाद बीती रात स्वदेश लौट आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को मनीला में आसियान सम्मेलन से इतर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मैल्कम टर्नबुल से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आपसी सहयोग, भारत प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक हितों समेत कई अहम मसलों पर बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ भी बैठक की। इसमें दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया। सम्मेलन में शिरकत कर रहे चीन के प्रधानमंत्री ली केकियांग के साथ भी प्रधानमंत्री ने मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डिन से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने और संबंधों को मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा की। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने वियतनाम के प्रधानमंत्री ग्वेन चॉक फुक से भी मुलाकात की। विदेश मंत्रालय के मुताबिक दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर बातचीत की। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ब्रुनई के सुल्तान हसन अल बोकिया के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, निवेश, नवीकरणीय ऊर्जा, सांस्कृतिक और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने को लेकर चर्चा की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। खबरें जारी हैं, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। देवकी नंदन खत्री हिंदी के महान उपन्यासकार, जासूसी और तिलिस्मी उपन्यासों के बेजोड़ रचनाकार। बिहार के मुजफ्फरपुर में 18 जून 1861 को जन्म। सितंबर 1898 में लहरी प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना।
मासिक पत्रिका सुदर्शन का प्रकाशन, चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति, शानदार तिलिस्मी उपन्यास, नरेंद्र मोहिनी, कुसुम कुमारी, वीरेंद्र वीर, काजर की कोठरी, गुप्त गोदना, कटोरा भर खून और भूतनाथ कालजयी रचनाएं। 1 अगस्त 1931 को देवकी नंदन खत्री का देहांत हो गया। मीडिया मंथन में आप सबका स्वागत है। संसद के 2 आप कि उसको लेकर सरकार समझती है कि हमारा काम तो मालिकों से चल जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की अपनी रिक्वायरमेंट है, अपनी कंपल्शन है, इसलिए उनको संसदीय कवरेज किस मर्यादा में करनी है, कैसे करनी है, उसका ना उनको कोई सरोकार ही नहीं। लोग देखते हैं इसलिए दिखाते हैं, तो फिर हम पोर्नोग्राफर क्यों न हो जाए। नए चैनल्स आते हैं वो इस तरह की चीजें दिखाते हैं जो शायद एस्टैब्लिश चैनल्स ना दिखाएं। क्या ये पत्रकारों की आज़ादी की बात हो रही है? जब हम इंडस्ट्री बन गए हैं और दूसरी तरफ शिक्षण संस्थान है, दोनों के बीच कोई एक ऐसा पुल अगर बन जाए तो मेरा ख्याल है इससे ज्यादा समझदार पत्रकारिता कहीं नहीं हो सकती। हमें भाषा के स्तर पर हिंसा के सवाल को देखना होगा। तो निश्चित रूप से एक अथॉरिटी की जरूरत है जो ये इसको सबको समेटे। मालिकों को, पत्रकारों को राजनीति से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। पत्रकारिता विपक्ष की ही होती है। सोशल मीडिया को अपनी तरह से गवर्न करने की कोशिश कर रहे हैं। किसान एक ऐसा विषय है जिसपे मीडिया को कंसिस्टेंट बनाना पड़ेगा। गोमतेश्वर कर्नाटक में श्रवणबेलगोला की पहाड़ी पर स्थित भगवान बाहुबली को समर्पित 57 फीट ऊंची ये मूर्त है। कर्नाटक शिल्प कला का शाहकार। भारत के 7 अजूबों में होता है इसका शुमार। इतनी बुलंद कि 30 किलोमीटर दूर से भी आप कर सकते हैं इसका दीदार। हर 12 साल में होता है बाहुबली का महामस्तकाभिषेक। भक्त करते हैं दूध, केसर और सोने के सिक्कों से इनका श्रृंगार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राज्यसभा टीवी में। मैं हूं श्याम सुंदर। मैं भी भारत की इस विशेष श्रृंखला में हम भारत की आदिम जनजातियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। बंदे किनारे आई करो। देखिए मैं भी भारत, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। खुदरा महंगाई के बाद थोक महंगाई दर भी 6 महीने के शीर्ष स्तर पर पहुंच गई है। अक्टूबर में थोक महंगाई दर 3.59% रही। सितंबर में ये दर 2.60% थी। अक्टूबर में प्याज और सब्जियों के दाम तेजी से बढ़े। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर में खाने पीने की वस्तुएं दोगुने से भी ज्यादा 4.3% महंगी हुई। सितंबर के मुकाबले अक्टूबर में सब्जियों की कीमतें भी 36.61% बढ़ी। प्याज के दामों में 127% की बढ़ोतरी हुई। हालांकि दालें 31.05% सस्ती हुई। आलू की कीमत में भी 44.29% की गिरावट आई। वहीं अक्टूबर में निर्यात 1.12% गिरकर $23 अरब रहा। सितंबर में निर्यात 6 महीने के शीर्ष स्तर पर था। अक्टूबर में कपड़े, फार्मा, चमड़े और गहनों के निर्यात में कमी आई। इस दौरान आयात 7.6% बढ़कर $37.11 अरब हो गया। व्यापार घाटा भी बढ़कर $14 अरब हो गया।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि वैश्विक व्यापार में भारत का रुतबा लगातार बढ़ रहा है। वो कल दिल्ली में 37वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन कर रहे थे। ये मेला 18 से 27 नवंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंगलवार को 37वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि व्यापार मेला ऐसे समय आयोजित किया जा रहा है जब वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की ताकत लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा उदारवादी नियमों वाले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अहमियत दी है। This year's IITF takes place at a point when India is recognized as one of the bright spots of the global economy. The world has acknowledged the changed business environment in India and the strides made in ease of doing business. इस बार व्यापार मेले में एक ही पवेलियन में कई राज्यों को जगह दी गई है, लिहाजा व्यापार मेले में आए दर्शकों ने जगह की कमी का जिक्र किया। हालांकि दर्शकों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। मेला तो काफ़ी अच्छा चल रहा है, पर यह है कि सब चीज़ें छोटी हो गई, स्केल डाउन हो गया। पहले बड़े बड़े पवेलियंस देखते थे आप, पर अब वो एक ही हैंगर में 5-5, 6-6 स्टेट्स डाले हुए हैं, तो सब चीज़ें श्रिंक हो गई है बेसिकली। बिजनेसमैन उतने ही एक्साइटेड है, उतना ही ठीक है, स्पेस थोड़ा कम है, बट देन स्टिल सब अच्छा ही है कंपैरेटिवली। व्यापार मेले में 22 देशों के 7,000 से ज्यादा प्रतिभागी अपने उत्पादों को प्रदर्शित करेंगे। मेला 14 दिन चलेगा। इस बार मेले का विषय स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया है। झारखंड भागीदार राज्य है, वियतनाम भागीदार देश है, जबकि किर्गिस्तान पर विशेष ध्यान है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में इस बार 3,000 से ज़्यादा विदेशी कंपनियां और छोटी मोटी फर्में हिस्सा ले रही हैं। हालांकि मेले का आकार इस बार काफ़ी छोटा है। इसके बावजूद देश के सभी केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों के उद्यमी और कलाकार इस मेले में हिस्सा लेकर अपनी कला और उत्पादों के प्रदर्शन के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। कैमरामैन सुरेश के साथ मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी। अंतर्राष्ट्रीय अदालत यानी आईसीजे में न्यायाधीश की एक सीट के लिए भारत के दलवीर भंडारी को संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारी बहुमत मिला है। आम सभा के सदस्य देशों ने उनका मुकाबला ब्रिटेन के क्रिस्टोफर ग्रीनवुड से है। दोनों आईसीजे में फिर चुने जाने के लिए एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं। महासभा में भंडारी को 121 वोट मिले, जबकि ग्रीनवुड को महज 97 वोट ही मिले हैं। हालांकि सुरक्षा परिषद में ग्रीनवुड को 9 और भंडारी को 5 मत मिले। आईसीजे की इस सीट का चुनाव बेनतीजा रहने के बाद महासभा और सुरक्षा परिषद की बैठक स्थगित कर दी गई। इस मसले पर कांग्रेस नेता और संयुक्त राष्ट्र के पूर्व शीर्ष अधिकारी शशि थरूर ने कहा कि महासभा की आवाज को लंबे समय से नजरअंदाज किया जा रहा है। बीते गुरुवार को 6 में से 4 उम्मीदवारों को आम सभा और सुरक्षा परिषद में पूर्ण बहुमत के कारण चुन लिया गया। केनेथ जेस्टर भारत में अमेरिका के राजदूत बन गए हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने उन्हें शपथ दिलाई। पेंस ने विश्वास जताया कि जेस्टर के नेतृत्व में भारत और अमेरिका के रिश्ते और मजबूत होंगे और नागरिकों को लाभ होगा। 2 नवंबर को सेनेट ने आम राय से जेस्टर के नाम को मंजूरी दी थी। 20 जनवरी से यह पद खाली था। जेस्टर को भारत का आर्थिक विशेषज्ञ माना जाता है। उन्होंने जॉर्ज डब्ल्यू बुश के वक्त में भारत अमेरिका रिश्तों को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई थी। अक्टूबर में जेस्टर ने कहा था कि भारत और अमेरिका के मूल्य साझा हैं और दोनों देश लोकतंत्र, बहुलवाद और कानून के शासन के लिए प्रतिबद्ध हैं। अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया में कल कुछ जगहों पर हुई गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोग जख्मी हुए हैं। उत्तरी कैलिफोर्निया के ग्रामीण इलाके में हमलावर ने एक प्राइमरी स्कूल समेत कुछ और जगहों पर गोलीबारी की। इस दौरान स्कूल में हुए हमले में एक छात्र भी गोली लगने से घायल हो गया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने हमलावर को मार गिराया। पुलिस इस गोलीबारी के पीछे की वजहों का पता लगाने में जुटी है। ईरान और इराक सीमा पर आए भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 530 से ज्यादा हो गई है। 7,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बचाव दल अब भी मलबों से लोगों को निकालने में लगा हुआ है। सबसे ज्यादा नुकसान पश्चिमी ईरान के शहर सरपोल ए जहाब में हुआ। कई इमारतों को भारी नुकसान हुआ है। पानी और बिजली की आपूर्ति अब भी बाधित है। लोग खुले हाथों से मलबों में रिश्तेदारों को खोज रहे हैं। पीड़ित इलाकों में सरकारी मदद पहुंचने का काम जारी है।
हजारों लोग अब भी खुले में सोने को मजबूर हैं। इराक में भी 7 लोगों की मौत हुई है, जबकि 535 लोग घायल हुए हैं। रविवार रात आए भूकंप के झटके कई देशों में महसूस किए गए। बात खेलों की। चाइना ओपन बैडमिंटन सुपर सीरीज में भारत के अश्विनी पोनप्पा और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी की मिश्रित युगल जोड़ी ने टूर्नामेंट के मुख्य ड्रॉ में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी मंगलवार को अपना क्वालिफाइंग मैच जीतने में कामयाब रही। अश्विनी और सात्विक साईराज ने पहले दौर में ली जी हुए और वू टी जुंग को चीनी ताइपे की जोड़ी को 24-22, 27-7 से हराया। इसके बाद इस जोड़ी ने निकलास नोहर और सारा हिगेसन के डेनमार्क की जोड़ी को 21-16, 19-21, 22-20 से शिकस्त दी। बात खास शख्सियत की। आज़ादी के दीवाने आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की आज जयंती है। बिरसा मुंडा 19वीं सदी के प्रमुख आदिवासी नेता थे। उनका जन्म 1875 में रांची जिले के उलीहातू गांव में हुआ। रांची और सिंहभूम के आदिवासी बिरसा मुंडा को अब बिरसा भगवान कहकर याद किया जाता है। मुंडा आदिवासियों को अंग्रेजों के दमन के खिलाफ खड़ा करके बिरसा मुंडा ने यह सम्मान अर्जित किया। 19वीं सदी में बिरसा मुंडा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में मुख्य कड़ी साबित हुए। बिरसा मुंडा ने किसानों का शोषण करने वाले जमींदारों के विरुद्ध संघर्ष की प्रेरणा भी लोगों को दी। उनके नेतृत्व में मुंडा आदिवासियों ने 19वीं सदी के आखिरी सालों में उल गुलान आंदोलन को अंजाम दिया। साल 1897 से लेकर 1900 के बीच मुंडाओं और अंग्रेज सिपाहियों के बीच कई बार संघर्ष हुआ। आंदोलन के दौरान बड़ी संख्या में मुंडा आदिवासी शहीद भी हुए। बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया और 9 जून 1900 को उन्होंने रांची जेल में ही आखिरी सांस ली। और अब आखिर में हेडलाइंस। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण में सुधार, ऑड इवन पर असमंजस बरकरार। महिलाओं और दोपहिया वाहनों को छूट के लिए दिल्ली सरकार ने एनजीटी में फिर दायर की पुनर्विचार याचिका। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन शुरू। बीजेपी और कांग्रेस ने तेज किया प्रचार। उम्मीदवारों पर सबकी निगाहें। खुदरा के बाद थोक महंगाई दर में भी बढ़ोतरी। 6 महीने के शीर्ष स्तर पर। खाने पीने की चीजें और सब्जियां महंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलीपींस दौरे को बताया सफल। भारत आसियान बैठक में आतंकवाद से साझा लड़ाई पर जोर। कहा आसियान को क्षेत्रीय सुरक्षा में मदद रहेगी जारी। अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्कूल समेत कुछ और जगहों पर गोलीबारी। 4 लोगों की मौत, 7 घायल। जवाबी कार्रवाई में हमलावर ढेर। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे आप देख सकते हैं देश देशांतर।